हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वृत्त यानी कि सर्कल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है सर्कल? सर्कल होता है एक निश्चित बिंदु कि इधर उधर, अगर ऐसे समझो यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ पे गाय बंधी हुई है, ठीक है। वो बिल्कुल रस्सी कस के घूमना शुरू करती है पेड़ के चारों तरफ और वो घूमती जा रही है। तो जो ये पथ बनेगा इसे क्या बोलेंगे? हम सर्कल बोलेंगे। जिस पेड़ पे गाय बंधी हुई है यानी कि जो इसे बोलते हैं स्थिर बिंदु ओ, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या होता है ये? वृत्त का केंद्र। समझ आया? एक ऐसा बिंदु जो स्थिर होता है और जिससे बराबर दूरी पे हम चल रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा केंद्र कहलाता है। अब जिस बराबर दूरी पे चल रहे हैं, ये जो दूरी है इस केंद्र से ये वाली दूरी बराबर है, ये वाली जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। जो हमारी रस्सी थी, वो जो कसी हुई रस्सी थी, वो क्या है? हमारी त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या होता है, यदि हम वृत्त के ये जो अंदर है भाग, इस पूरे भाग की बात करें तो इससे क्या कहते हैं हम? जो अंदर का भाग है इसे कहते हैं अभ्यांतर। जो वृत्त के बाहर का भाग है, वृत्त के बाहर भी तो बहुत सारी जगह है, ये तो हमारी फिक्स जगह होगी कि ये हमारा वृत्त का अंदर का हिस्सा हो गया। एक वृत्त के बिल्कुल बाहर जो वृत्त के अंदर नहीं है उसे बोलते हैं बहिर्भाग। ठीक है। अब ये जो वृत्त के ऊपर है ये भी एक हिस्सा है, ये क्या है? हमारा वृत्त पर। वृत्त पर, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो त्रिज्या है ये हमारी त्रिज्या तो होती है, अगर हम इसे देखा जाए तो ये एक रेखाखंड भी है ना, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड, तो इस त्रिज्या को हम त्रिज्या भी कहते हैं और रेखाखंड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगी, चाहे आप यहाँ से यहाँ डाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से यहाँ खींचिए, चाहे ऐसे बनाइए, ये कहीं से बनाइए, ये क्या होगी? हमेशा बराबर होगी, यानी कि ये बराबर दूरी के रेखाखंड होते हैं। अब देखिए, एक नई चीज़ क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास दो वृत्त हैं और उनके केंद्र क्या है? समान है। एक वृत्त हमारा ये है और इसका केंद्र क्या है? ये। दूसरा वृत्त ये है और इसका भी केंद्र क्या है? यही है। तो ऐसे वृत्त कहलाते हैं सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र समान होता है, वो वृत्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्री कहलाते हैं। अब आपको एक प्रॉपर्टी त्रिभुज में पढ़ाई थी, सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होते हैं? सर्वांग सम हमारे दो वृत्त कब सर्वांग सम कहलाएंगे? यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरी तरह ढक ले। दूसरे वृत्त को पूरी तरह ढक ले तो वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्री वृत्त। देखिए, एक वृत्त हमने ये बनाया और इसके ऊपर एक और वृत्त, ये दूसरा वृत्त, ये तो एक वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त रख दिया, तो ये क्या होंगे? हमारे सकेंद्री वृत्त भी होंगे। और कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि इनका केंद्र भी समान है और त्रिज्या भी समान है। और हमारे सर्वांग सम वही होते थे ना जो एक दूसरे को ढक ले, ये हमने त्रिभुज में भी पढ़ा था। अब जानते हैं वृत्त से संबंधित कुछ और पद। जैसे हमारी सबसे पहले आती है जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोड। जीवा क्या होती है? वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा यानी कि कोड कहलाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यास। ये समझ आया?
व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन प्राप्त होती है, जो रेखाखंड में प्राप्त होता है, वो व्रत की जीवा होती है। चाहे आप इन दो बिंदुओं को मिला लीजिए, चाहे इन दो बिंदुओं को मिला लीजिए, चाहे इन दो बिंदुओं को मिला लीजिए। देखिए ये हमारा एक व्रत है, आपने इन दो बिंदुओं को मिलाया, इन दो बिंदुओं को मिलाया, इन दो बिंदुओं को मिलाया, ये सब क्या है? व्रत की जीवा है। अब देखिए व्रत का व्यास। व्रत का व्यास क्या होता है? व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। होता क्या है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है? व्रत का व्यास। यदि इस व्रत का केंद्र यहाँ पर है तो एक ऐसी जीवा जो इस केंद्र से होके जाए, यही सबसे बड़ी भी होगी और किससे होके जाएगी? केंद्र से। वही क्या कहलाएगा? हमारा व्यास कहलाएगा। तो व्यास एक प्रकार की हमारी जीवा ही है जो कि केंद्र से होके जाती है। अगर सबसे लंबी जीवा पूछी जाए तो क्या होगी? व्यास। सबसे लंबी जीवा व्यास, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी? जो व्रत के चारों ओर पथ चल रहा है, हमने वो जो गाय चल रही थी उसके पैरों के जो निशान है हमारे पास गोल चलने वाले, वही क्या है? व्रत की परिधि। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है ना, सिर्फ बाउंड्री, ये क्या कहलाती है? व्रत की परिधि। ठीक है। क्या होती है? व्रत की ये जो संपूर्ण लंबाई है, अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ, यहाँ से मैंने इसको क्या किया? कैंची से काट दिया एक व्रत को और इसे ऐसे फैला लिया, तो ये एक लंबी डोरी या लंबी रस्सी जैसी बन जाएगी। तो वो लंबी रस्सी की लंबाई क्या होगी? व्रत की परिधि। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि व्रत की परिधि क्या होती है। अब देखते हैं चाप। चाप क्या होता है? चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। एक जीवा की एक, जैसे ये दो बिंदु हमने मिला के लिए थे, क्या बना था? जीवा बनी थी। ऐसे ही दो बिंदु आप व्रत की परिधि पर लिए और उन्हें मिलाने पर, उसकी व्रत के पथ पे ही चलने पर जो भी हमें दूरी मिलती है वो क्या कहलाती है? हमारी चाप कहलाती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं ये एक व्रत है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है, तो P से Q तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्रत का चाप कहलाएगी। ठीक है। ये आपको समझ आया। अब आगे देखते हैं हम, चाप के बाद देखते हैं अर्धव्रत। अर्धव्रत, अर्धव्रत या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता क्या है? हमारा सेमी सर्कल क्या होता है? अर्धव्रत। यदि हम व्यास को देखें, ठीक है, तो जो हमारा एक तरफ का भाग है, या फिर ऐसे देखिए, ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ से हमने क्या की? एक जीवा खींच दी। अब एक भाग तो ये है और एक भाग ये है। अगर मैं इसको ढक लेती हूँ तो ये भी हमारे पास एक अर्धव्रत है, और यदि इसको ढक लेती हूँ तो ये भी हमारे पास क्या है? एक अर्धव्रत है। ठीक है। ये थोड़ी लाइन नीचे बन गया है, यहाँ पे केंद्र होना चाहिए, केंद्र से होकर जाना चाहिए, यानी कि व्यास से होके। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो ये वाला भाग है जो पिंक कलर का है, और एक ये ब्लू कलर का पार्ट है आपके पास। तो ये दोनों पार्ट ही क्या है? इक्वल है।
बराबर है ना आपस में, तो ये वाला जो होगा ये भी अर्धवृत्त होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये भी अर्धवृत्त होगा, यानी कि ये वाला और ये वाली परिधि क्या कहलाएगी, हमारी अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी। आई होप आपको अर्धवृत्त समझ आया होगा। अब आता है मेन पॉइंट। इतना तो आपको पहले से भी पता होगा, अर्धवृत्त, व्यास, जीवा, परिधि, चाप, ये सब आपको पहले से पता होगा। अब जो नई चीज आपके लिए आती है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है हमारा, जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, यहाँ से एक जीवा जा रही है। अब ये जीवा क्या कर रही है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट तो आपका नीचे वाला हो गया और एक पार्ट ऊपर वाला। तो ये जो इसके आधे आधे भाग हुए हैं, मतलब आधे आधे तो नहीं, किसी भाग में बटा है, इन्हें बोलते हैं वृत्तखंड। जो छोटा भाग होता है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, जो बड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, छोटे भाग को लघु और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड। ये आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। हिंदी में लघु छोटे को बोलते हैं और दीर्घ बड़े को बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ पे और एक त्रिज्या यहाँ पे, यानी कि एक पूरे चाप से मिला लिया। तो इस चाप और इन त्रिज्याओं के बीच का जो भी क्षेत्रफल होगा वो कहलाता है हमारा त्रिज्याखंड। देखिए वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में अंतर क्या है, इसमें तो हमारे पास त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है, इसमें जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। वृत्तखंड में क्या होता है हमारा, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है, और त्रिज्याखंड में क्या होता है, त्रिज्याओं और जीवा के बीच, चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो ये हुआ हमारा त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, अगर इसी में बात करें हम, ये वाला जो चाप होता है ये छोटा है ना, तो इसको बोलते हैं लघु चाप। देखिए ये जो होता है, ये क्या कहलाएगा हमारा, लघु चाप। और ये जो बड़े वाला है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। अब ऐसे ही जैसे हमारे दीर्घ चाप और लघु चाप थे, ऐसे ही लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड भी होते हैं। जो ये हमारा छोटे वाला एरिया है ये तो होगा लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़े वाला एरिया है वो क्या होगा, ये वाला एरिया, ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। आई होप आपको इसके सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। एक बिंदु के चारों तरफ बराबर दूरी पे घूमती हुई जो हमें आकृति मिलती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वह स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है और वह दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे या फिर जो भी कुछ होगा वो सब हमारा अभ्यंतर होगा। वृत्त के बाहर क्या होगा, बहिर्भाग होगा, जो भी बाहर की चीज़ें होंगी। और वृत्त की परिधि पर जो भी होगा उसे क्या बोलते हैं, वृत्त के ऊपर स्थित है। फिर आता है हमारा सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं, केंद्र समान होने क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। ये केंद्र है, वृत्त ये है, ये केंद्र है, वृत्त ये है, ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सर्वांग समवृत्त क्या होते हैं हमारे, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरी तरह ढक ले, एक वृत्त रखा उसके ऊपर दूसरा वृत्त रख दिया तो वो क्या होता है हमारा सर्वांग समवृत्त। फिर आगे आती है जीवा यानी कि कोण। कोण क्या होती है हमारी, जो हमारा वृत्त होता है
उनके किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, हमारी कोण यानी कि जीवा। आगे था हमारा व्यास। व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वही सबसे बड़ी जीवा होगी, वही क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। परिधि, जिस पथ पर हम चल रहे थे वो पथ ही क्या है, हमारी परिधि। अगर इसे बीच में से काट दिया जाए, एक सीधी जो हमें रस्सी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी परिधि कहलाएगी। चाप क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की ये जो हमारी सर्कुलाकार दूरी है ना, इसे क्या कहते हैं, हम चाप कहते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है, यदि व्यास को देखा जाए, व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, तो ये वाला भाग भी अर्धवृत्त होगा और ये वाला भाग भी अर्धवृत्त होगा। अब देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है हमारा, एक जीवा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है, वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है, ये बटे हुए भाग क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड हमारे दो हैं, तो जो छोटा होता है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को दीर्घ बोलेंगे, अगर हमारा ये वाला छोटा हो जाए तो लघु ये हो जाएगा और दीर्घ नीचे वाला वृत्तखंड हो जाएगा। फिर आगे आता है हमारा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, जो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्याखंड होता है। जो छोटा क्षेत्रफल होता है वो लघु त्रिज्याखंड और बड़ा क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्याखंड। ऐसे ही छोटा चाप लघु चाप और बड़ा चाप क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए आप। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारा बेसिक। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 10.1। देखिए 10.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। अब देखिए ये तो है वृत्त और यहाँ है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, बहिर्भाग में। बहिर्भाग कौन सा था हमारा, बाहर का भाग। अभ्यंतर क्या था, अंदर का भाग। तो केंद्र तो अंदर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अभ्यंतर यानी कि अंदर का भाग, यानी कि कहाँ स्थित होता है, अभ्यंतर में। ठीक है, देखते सेकंड क्वेश्चन। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारी त्रिज्या, और जो बिंदु है वो क्या है, त्रिज्या से अधिक दूरी पर, यानी कि यहाँ स्थित है। त्रिज्या से अधिक दूरी यहाँ पर, त्रिज्या से अधिक दूरी यहाँ पर, कहीं यहाँ पर स्थित है। तो ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है हमारा, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। हम देख रहे हैं वृत्त के अंदर का भाग तो ये है, तो ये बहिर्भाग में स्थित है ना, तो कहाँ स्थित है, बहिर्भाग में। अब है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। अभी पढ़ा था हमने, ये देखिए व्यास की डेफिनेशन क्या थी हमारी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है, पहले तो ये देखिए वृत्तखंड क्या होता है हमारा, ये कौन है, केंद्र है और ये एक जीवा है, ये वाला भाग क्या होता है हमारा, वृत्तखंड होता है। अब देखिए वृत्तखंड एक चाप, चलिए चाप तथा डैश किसके बीच की का भाग है, जीवा। तो किसके बीच का भाग है, वृत्तखंड चाप तथा जीवा के बीच का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरों हों। एक चाप, ये हमारा एक चाप है, जब इसके सिरे, ये वाले सिरे व्यास के सिरे हों तब ये हमारा चाप क्या होता है, अर्धवृत्त होता है ना। तो ये क्या होता है हमारा, अर्धवृत्त। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। देखिए अभी आपको बताया था कि ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर,
बाहर के भाग को बहिर्भाग और इस वाले भाग को वृत्त के ऊपर, वृत्त पर या वृत्त के ऊपर। तो कितने भाग में विभाजित हो गया? 1, 2 और 3। तो वृत्त कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित करता है। ये तल कितने भागों में विभाजित कर रहा है इसको? 3 भागों में, एक अंदर का भाग, एक इसकी परिधि पर स्थित भाग और एक बाहर का भाग। अब देखते हैं सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने पर रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। देखिए, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त का बिंदु है, ये केंद्र है, मिलाया क्या मिली? त्रिज्या। ये बिंदु है, मिलाया क्या मिली? त्रिज्या। तो हमें क्या मिल रहा है? हर बार त्रिज्या ही मिल रही है ना। तो यानी कि ये क्या है हमारा? ट्रू है, सत्य है। ठीक है। अब है, एक वृत्त के में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित का मतलब होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब देखिए, ये एक वृत्त है और ये क्या है? जीवा। इस लंबाई की कितनी जीवाएं खींच सकती हूँ मैं? ये मान लिया कुछ भी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की मैं तो बहुत सारी जीवाएं खींच सकती हूँ। ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये। तो इन्हें क्या मैं कभी काउंट कर सकती हूँ? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य है, यानी कि फॉल्स। थर्ड, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए, ये एक वृत्त है, इसे क्या किया? 3 बराबर चापों में बांट दिया। एक चाप, 1, 2 और 3 चापों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब देखिए, ये चाप और ये चाप, ये चाप, ये तो बराबर है, तो दीर्घ चाप कैसे होगा? तो ये भी क्या हमारा? असत्य है, यानी कि फॉल्स है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की जीवा त्रिज्या से दुगनी, त्रिज्या r है और इसे इधर भी मिला दो, ये भी r है, तो दुगनी हो गई ना। और बना क्या? ये वृत्त का व्यास, तो यानी कि ये भी सत्य है। ये क्या है हमारा? ट्रू है। देखते हैं नेक्स्ट। त्रिज्याखंड, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। जो त्रिज्याखंड होता है, पहले तो आप अपनी डेफिनेशन देखिए त्रिज्याखंड की क्या होती है। ये एक चाप होता है, ये 2 त्रिज्याएं होती हैं, इनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। इन्होंने क्या कहा है? त्रिज्याखंड जीवा, जीवा और संगत चाप। संगत चाप तो ठीक है, लेकिन जीवा नहीं, त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य है, यानी कि फॉल्स। वृत्त एक समतल आकृति है। अगर किसी आकृति को हम एक पेपर पे बना पा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी समतल आकृति कहलाती है। तो ये क्या है? सत्य है, ये भी सही है, यानी कि ट्रू है। इसके साथ आपकी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बेसिक था, इसे समझना बहुत ज़रूरी है और यही आपको आगे चैप्टर में यूज़ भी आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।